बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। O4 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर 7 पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, अब देखें एक बंदे को अथॉरिटी अगर दी गई है तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है, ये इंश्योर करना है कि सबऑर्डिनेट्स वो टास्क जो हैं वो कैरी आउट करें जो कि उसने उनको असाइन की हैं। अब अथॉरिटी बेसिकली जो है इज द राइट टू यूज पावर। अगर उसके पास पावर है तो वही उसको अथॉरिटी देगी। अगर उसके पास पावर ही नहीं है तो उसको के पास अथॉरिटी अगर दे भी देते हैं आप तो वो उस अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। यानी कि इस अथॉरिटी अगर राइट टू यूज द पावर है तो पावर मस्ट एग्जिस्ट। अगर पावर जीरो है तो मल्टीप्लाइड बाय अथॉरिटी अगर आप करेंगे तो आंसर जीरो ही आना है। सो इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन एन एंटरप्राइज एंड discretion that a person has to make decision। ठीक है, अब पावर जो है वो बेसिकली उससे पता चलता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और वो रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन होती है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से। ठीक है, कि कौन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। और ये जो पावर है बेसिकली ये एक डिस्क्रिशन है, एक राइट है। ठीक है, एक ऑटोनमस राइट आप उसको कहते हैं। ऑटोमेटिकली एक बंदे के पास एक राइट जो आ रहा है टू मेक डिसीजन। पावर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कोअर्स इंडिविजुअल्स। अब पावर जो है वो बेसिकली अगेन जो है ये एक एबिलिटी है। ठीक है, अब एक बंदे को आप उसके टॉप लेवल पे बिठा देते हैं तो अगर उसमें एबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो उसके पास अथॉरिटी तो आ गई, राइट टू यूज द पावर तो आ गया, लेकिन पावर इटसेल्फ क्या है, एक एबिलिटी है। अगर वो एबिलिटी नहीं है उसके पास तो अगेन पावर जीरो हो जाएगी। आर ग्रुप्स इनटू बिहेविंग इन प्री डिटरमिन्ड मैनर, जिस तरह से वो चाहता है कि काम करें सबऑर्डिनेट्स या बिहेव करें उस तरह से सबऑर्डिनेट्स बिहेव करें, ये एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अब किसी भी बंदे के पास जो पावर के सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हैं। लेजिटिमेट पावर जो उसको लीगली मिलती है अपनी पोजीशन की वजह से, डायरेक्टर है तो उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, उसके बाद मैनेजर आ गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स आ गए एंड सो ऑन। एक्सपर्ट पावर वो पावर है जो किसी बंदे के पास अपनी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज की वजह से आती है। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो उसके पास अपनी एक्सपर्टीज की वजह से जो पावर आएगी, लोग उससे कंसल्ट करेंगे, उसके ओपिनियन को फॉलो करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। रिवॉर्ड पावर, एक बंदा जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स की सैलरी में इंक्रीमेंट लगा सकता है, उनको प्रोमोट कर सकता है, तो ये जो एबिलिटी उसको मिली दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड पावर। ठीक है, उसके बाद है रेफरेंट पावर। ठीक है, एबिलिटी टू चार्म एंड गेन एडमायरेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, वो पर्सनैलिटी क्रिज्मा जो आप कहते हैं, ठीक है, कि लोग जो हैं उसको उसके चार्म की वजह से फॉलो करते हैं। आइडेंटिटी पावर, द पावर डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स शेयरिंग द सेम वैल्यूज एज द पावर होल्डर। ठीक है, मतलब जो बंदा जैसे ये जो पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई इस तरह से नजरिए की बात नहीं होती। जैसे कायदे आजम का जो दो कौमी नजरिया था, ठीक है, टू नेशन थ्योरी थी तो जो लोग थे मुसलमान थे उन्होंने उसको फॉलो इसीलिए किया था कि उनकी भी सेम फीलिंग्स थी। ठीक है, कि जिस तरह से मतलब कायदे आज़म सोचते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, कौम जो है वो मजहब की बेस पे बनती है, ज्योग्राफिकल
एरिया की बेस पे नहीं बनती, तो जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी सेम यही बात सोचते थे। तो इस वजह से जो एक आइडेंटिटी डेवलप हुई कायदे आज़म की बाकी लीडर्स के मुकाबले में, लोगों ने उस आइडेंटिटी को फॉलो किया, तो इस आइडेंटिटी ने कायदे आज़म को एक पावर दी। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पावर दैट अमीद पोजेसेस इज लेजिटिमेट, ये ऊपर से वो जो चल रहा है क्या कहते हैं ट्रेजर अंडरस्टैंडिंग है, वो उसी को लेके, तो अमीद के पास जो है वो लेजिटिमेट पावर है, तो उसको आपने ट्रेजर अंडरस्टैंडिंग की बेस पे इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको बेहतर बात समझ आ जाएगी। अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर इज द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, कि अगर आप लोगों को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास पावर है। द पर्सनल करिश्मा एंड एस्टेब्लिश्ड इन्फ्लुएंस विद इन हिज और हर वर्क ग्रुप्स, उसकी वजह से उसके पास ये पावर आ गई। द लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी विच इज नॉर्मली बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, तो वो कहते हैं जी उसके इर्द गिर्द जो भी बैठा हुआ है वो जिस तरह का भी है वो करप्ट है, बेशक हो, ठीक है, लेकिन इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है कि वो करप्ट नहीं है और वो मुल्क को ठीक करना चाहता है, तो इस बेस पे लोग जो है वो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। और नवाज शरीफ की जो क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि वो खाता भी है तो लगाता भी है, ठीक है, तो वो लगाने की बेस पे वो कहते हैं ठीक है भाई जो है ना हर बंदे को शेयर, मतलब वो खाता अगर 1 अरब खाता है तो अपने नीचे वाले लोगों को 1 करोड़ खाने की इजाजत देता है, इनके लगाता है। अ स्पेशलिस्ट फंक्शन that he or she is capable of providing and the supply and demand for this specialist advice। अब अगर वो स्किल वाली बेस पे बात आ रही है, ठीक है, कि अपनी स्किल की बेस पे उसने पावर गेन की, तो उस स्किल की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। अगर उसकी सप्लाई, ये वही बात है कि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है जैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, CFAs हैं, ठीक है, तो उनकी सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनके पास डेफिनेटली वो हायर मैनेजमेंट के तौर पर अपॉइंट होते हैं शुरू में ही, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, उनकी स्पेशलिस्टलिटी की वजह से उनके पास पावर आती है। वेस्टेड पावर फ्रॉम द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो लेजिटिमेट पावर है, ठीक है जी। अगला ट्रेजर अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी आपने गौर से पढ़ना है पहले, ठीक है, आगे जो चीज़ें हैं वो इसी की बेस पे वो एक्सप्लेन कर रहा होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल हेडिंग्स में भी आ सकती हैं। अब आंसर जो है वो उसने अगर आप देखें ना तो इसके पॉइंट्स हैं A और B, फिर उस B के आगे सब पॉइंट्स हैं, तो A का आंसर अलहदा दिया हुआ है, B का आंसर अलहदा, C D, ये भी बुक स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ना, मतलब आप EF पॉइंट्स बेसिकली अगर आप देखें तो उधर है ही कोई नहीं है ना, A और B और फिर B के आगे पॉइंट्स है ना, तो अगर B को आप देखते हैं तो C को द पॉइंट्स क्या है, द जोन्स मस्ट रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी एंड अलाउ द मैनेजर्स टू मैनेज, तो ये आंसर की जो स्ट्रक्चर है वो एक डिफरेंट है, जबकि क्वेश्चन जो है उसमें ये पॉइंट्स नहीं है। बहरहाल आप इसको देखेंगे तो ऊपर जो कुछ पढ़ा हुआ है आपने वो सारे का सारा रिवाइज भी हो जाएगा। अब आगे वो डिफाइन कर रहा है जी व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, ये जो शुरू में आपने डेफिनेशन पढ़ेगी। इट फोकसेस ऑन प्रोसीजर्स एंड results. Manager tend to react to specific situations and to be more concerned with solving short-term problems. Management suggests more formally, and the term manager refers to a position within a structured organization and with prescribed roles. पुरानी बात है सारी रिपीट हो गई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट क्या है जी, ठीक है, इसको हम फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे थीरीज देखेंगे जब, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कैसे हुआ, शुरू में लोगों ने क्या कहा जो सोशलिस्ट थे कि मैनेजर कौन होता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको कैसे काम करना चाहिए। आप इसको रीड करेंगे लेकिन ये जनरल नॉलेज के तौर पर ही। US इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसका रिलेशन जो है वो कैसे डेवलप हुआ अगेन
मैनेजर्स के तौर पर, तो वो डिफरेंट जो है वो उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको रीड ज़रूर करें एक जनरल नॉलेज के तौर पर। एज सच डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो नहीं है, लेकिन एक बेस बना देता है आगे जब आप बातें समझ रहे होते हैं। तो एक पर्टिकुलरली रीडिंग एबिलिटी जो होती है वो आपकी इम्प्रूव हो रही होती है कि चीज़ों को लिंक कैसे करना है। मतलब अगर उसने एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है तो डेफिनेटली वो बुक में आगे बैकग्राउंड को यूज़ तो करेगा, तो वो कैसे यूज़ करेगा। डिफाइन मैनेजर्स एंड नरेट क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर। तो बिल्कुल अगेन मैनेजर्स कौन होते हैं? Managers have an overall aim of ensuring that everything that needs to be done within organization is done on time and to an appropriate standard. अब ये बातें जो है ना जनरल सी डेफिनेशंस वो दे रहा है ना। पर्टिकुलरली मैनेजर्स कौन होते हैं, तो डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज है, उन थ्योरीज की बेस पे डिफाइन करते हैं आप, ठीक है। तो मैनेजर की क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन है, मिडल मैनेजर्स कौन है, टॉप मैनेजर्स कौन है। टॉप मैनेजर जो है वो लॉन्ग पर टर्म डिसीजंस की बात कर रहे हैं, मिडल मैनेजर्स जो है उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो डे टू डे जो टास्क हैं उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं। तो जो बात है, जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज जो हैं, पहले सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज जो शुरू में लोग आए, टेलर, फॉयल, वेबर, इन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया कि मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसको कैसे परफॉर्म करना है वगैरह वगैरह। फिर ह्यूमन रिलेशंस, तो ये जो लोग थे ये बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे वो ये कहते थे कि मैनेजर के हाथ में बस डंडा होना चाहिए और वो इंश्योर करे कि काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और मनी जो है वो एक बेसिक रिवॉर्ड है, वो बस आप लोगों को उनके काम के बदले में पैसा देते रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, काम अच्छे तरीके से करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि नहीं यार, ह्यूमन रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, फिर सिस्टम डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, फिर कॉन्टीजेंसी थीरीज आ गई कि भाई मैनेजमेंट जो है ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हालात होंगे उसके मुताबिक अगर एक बंदे में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं है तो वो अच्छा मैनेजर नहीं है। तो सबसे पहले जो है जी क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, के मैनेजर के पास एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसने, ठीक है। उसमें जो टेलर की जो थ्योरी थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियर अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लासिकल थ्योरीज में अप्रोच टू मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टेक्निकल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है कि मैनेजर जो है उसने इंश्योर करना है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज हो रहा हो, ठीक है, कि काम करने का जो बेहतरीन तरीकाकार है वो जो है वो किया जाए। और इकोनॉमिक एंड को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट जो है वो आए, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाने पे जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है उसको मिनिमाइज किया जाए, वेस्टेज ऑफ टाइम को मिनिमाइज किया जाए। तो वो जो बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके मुताबिक जब सब लोगों को आप ट्रेन करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव होगा, तो जो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है वो आप अचीव करेंगे। इट अज्यूम्स दैट बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज रैशनल एंड लॉजिकल, कि भाई जब आप लोगों को कोई बात समझाते हैं तो अगर आपके पास अच्छे दलाइल हैं, ठीक है, तो आप उनको कन्विंस कर लेंगे और वो कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस विद इन द क्लासिकल स्कूल which can be identified as scientific management जो टेलर ने दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो फ्योल ने दी, एंड ब्यूरोक्रेसी वेबर ने जो दी। ब्यूरोक्रेटिक जो होता है अपना ऑर्डर आपने चलाना है। द फाउंडेशन ऑन विच द वेरियस थ्योरीज डेवलप्ड वाज द दैट मैनेजमेंट कुड बी लर्नड एंड कोडिफाइड। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन बिल्ट हो, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो सीखी जा सकती है एंड कोडिफाइड। अब कोडिफाइड का मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉपर बुकलेट बना सकते हैं
कि मैनेजर जो है वो ये काम उस कर सकता है, उसमें ये एबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम कोडिफिकेशन कहते हैं, यानी कि एक प्रॉपर जो है ना वो मतलब आप एक चीज को एनसर्कल कर सकते हैं, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को इन रिटन फॉर्म लेके आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर जो है उन्होंने कहा कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज होना जरूरी नहीं है, इनबिल्ट जो इनबॉर्न एबिलिटीज आप कहते हैं, कोई भी बंदा जो है वो अगर उसमें सीखने की लगन है तो वो मैनेजर बन सकता है। These ideas were developed in an era when mass production and economies of scale were viewed as central to the business success. अब मैस प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है कि आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक चीज जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, ठीक है। उसमें अगर कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है तो एक कलर का कपड़ा जो है वो हजारों मीटर में प्रोड्यूस होगा, फिर दूसरे कलर का कपड़ा हजारों मीटर में प्रोड्यूस होगा। जैसे पेप्सी है तो लार्ज क्वांटिटी में एक ही तरह की बोतल, एक ही तरह का टेस्ट लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मैस प्रोडक्शन। अब इस मैस प्रोडक्शन से क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अचीव होती हैं। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल का मतलब यहाँ पे क्या है, साइज, ठीक है। इकोनॉमीज का मतलब जैसे अब आप ऊपर मैंने बात की थी कि इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमीज को आप दूसरी बात समझ लें बचत, कि आप साइज की वजह से जो बचत हो रही होती है आपको। अब साइज की वजह से कैसे बचत होती है, फॉर एग्जांपल एक छोटा खोखा है तो वो क्या करेगा, वो एक कॉटन लेगा पेप्सी का डेली, लेकिन एक बड़ा कैश एंड कैरी है तो वो हो सकता है कि एक ही ऑर्डर में पूरा ट्रक मंगवा ले। अब जब वो ट्रक मंगवाएगा तो उसको एक कॉटन अगर 100 रुपए का मिल रहा है तो खोखे वाले को 120 रुपए का मिलेगा, तो खोखे वाले को वही चीज महंगी मिली तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। तो वो कहते हैं कि ये वो ईरा, वो जमाना था जब बिजनेस जो है उसका फोकस ये था कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करे, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में प्रोड्यूस करे बाय एंश्योरिंग द मैस प्रोडक्शन, यानी कि एक चीज को ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके क्या करे, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे। ये सेंट्रल आइडिया फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस था। Although some of these theories were developed over a century ago, they do continue to inform management practice today. तो वो एक बात याद रखना है कि सोशल साइंस में कोई भी चीज जो है वो 100% ट्रू नहीं होती और ना ही वो 100% ऑब्सलीट हो जाती है। बाबा आदम के दौर से लेके जो ह्यूमन नेचर है वो तकरीबन एक जैसी है। अगर आप इन डेप्थ कभी बैठ के सोचें ना तो चाहे आपके जो लीडर्स हैं तो वो लीडर्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन लीडर की जो सोच होती है, उनकी जो नेचर होती है वो इसी सोसाइटी से उठ के जा रहे हैं। एक बंदा जो है वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है तो वंस ही वाज अपॉइंटेड एज सेकंड लेफ्टिनेंट और वो बिल्कुल एक लोअर लेवल पे जो है वो एक आम फैमिली से भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे इशफाक परवेज कियानी के जो वालिद साहब थे वो सूबेदार थे सिर्फ, ठीक है। तो वो जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम को उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं आती। जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो वही रहती है 0-1। देयर आर सम कॉमन इंटरेस्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट perspective focus on the purpose and structure of the organization and planning of work। मतलब ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज भी उसी तरह से वैलिड है जिस तरह से एक सदी पहले थे। द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच जॉब आज भी वही है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो आज भी वही हैं। तो सबसे पहले जो है वो टेलर ने जो है वो मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक अप्रोच जो है वो कहा कि मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से एक मैनेजर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक साइंटिस्ट काम करता है।
साइंटिस्ट भी सबसे पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप करेगा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर उसकी बेस पे एक रिजल्ट जो है वो अखज करेगा, फिर उस रिजल्ट को इंप्लीमेंट कर देगा. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सिक्योर द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि विन विन सिचुएशन जो है वो डेवलप करनी है. देखें ना, ये कैसे होता है, ये अगर एक एम्प्लॉई है वो ये सोच रहा हो कि मुझे जो वेजेस मिली हैं वो उतनी नहीं है जितनी मैं डिजर्व करता था, या जो एक एम्प्लॉयर है वो ये अगर सोच रहा हो कि यार एम्प्लॉई इतनी एफर्ट नहीं कर रहा जितनी मुझे उसको वेज देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों खुश नहीं है. लेकिन एक्चुअली दुनिया में क्या हो रहा होता है, जो एक सक्सेस है वो कैसे अचीव की जाती है. आप एक शर्ट लेने जाते हैं मार्केट में, आप बार्गेनिंग करते हैं, वो 1200 की दे रहा था, आपने 800 की ले की, आप आ गए. अब आप बड़े खुश हैं कि मैंने 400 रुपया छिड़वा लिया जी, बड़ी सस्ती शर्ट मिल गई. लेकिन क्या ऑन द अदर हैंड वो जो शॉपकीपर है वो नाखुश है? क्या वो ये समझ रहा है कि यार शर्ट जो है वो तो लॉस पे चली गई? नहीं, वो भी कहता है कि मैंने 200 रुपया प्रॉफिट कमा लिया. तो दोनों खुश होते हैं. एक एम्प्लॉयर है वो ये समझता है कि एक जॉब है, उसकी वेजेस बनती हैं 18,000 रुपए, तो मैंने 16,000 रुपए पे एम्प्लॉई हायर कर लिया. तो एम्प्लॉई भी जो है वो खुश होता है कि मुझे 16,000 एक अच्छी सैलरी मिल रही है. तो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ. मैनेजर, अच्छा मैनेजर वही है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान एक ऐसे लिंक के तौर पर काम करता है कि वो एम्प्लॉई को भी खुश रखता है और एम्प्लॉयर को भी खुश रखता है. वन बेस्ट अप्रोच टू द जॉब यूजिंग वर्क स्टडी मेथड्स. अब मैंने ऊपर बताया आपको बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्क स्टडी मेथड्स. ठीक है कि आप जो काम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं उनको आप स्टडी करेंगे. वंस एम्प्लॉइज वर ट्रेंड इन द बेस्ट अप्रोच. अब आपने डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी किया, वो 3 मेथड्स थे, आपने इस मेथड को सिलेक्ट कर लिया. अब आप क्या करेंगे, सब एम्प्लॉइज को उसके मुताबिक ट्रेन करेंगे. देन पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पीस रेट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अब आपने कहा कि अगर बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है तो उसमें 1 घंटे में 8 यूनिट्स बन रही हैं. ठीक है, तो अब 8 यूनिट्स बननी चाहिए. अब आप पेमेंट किस बेस पे कर रहे हैं, पीस रेट पे. पीस रेट का मतलब क्या है कि कितने पीसीज उसने प्रोड्यूस किए, आप पर पीस उसको पेमेंट करेंगे. अब आपने किया हुआ क्या है कि सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन किया हुआ है, उनको इक्वल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हुई हैं. तो अब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि लोग रैशनल हैं, वो सीखना चाहते हैं. जब आपने उनको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की तो इसका मतलब ये है कि सब जो है वो इक्वली ट्रेन हैं. अब जो ज्यादा यूनिट्स बनाएगा वो ज्यादा कमा लेगा, जो कम कमाएगा वो कम कमाएगा, वो जो कम प्रोड्यूस करेगा वो कम कमाएगा. और उसका जो टेलर का बेसिक एजम्पशन थी वो ये थी कि लोगों को पैसा चाहिए होता है, मनी टू बी अ मोटिवेटर, कि उनके सामने जो एक ही चीज है वो क्या है, पैसा. वो पैसा कमाना चाहते हैं. तो जब वो ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो खुश हो जाएंगे. वेल ट्रेन एम्प्लॉइज डिलीवर्ड हाई प्रोडक्टिविटी, विन विन फॉर बोथ एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये मैंने ऊपर बात बताई कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसने डेवलप करनी होती है बोथ फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. टेलर रिकॉग्नाइज्ड दैट if specialized knowledge and skills were concentrated in the hands of well-trained and able employees, there would be an improvement in productivity. He therefore broke jobs down into separate functions and gave each function to an individual. हर बंदे को एक स्पेशलिस्ट ड्यूटी दी गई और उसने उसके मुताबिक जब काम किया तो वो स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसने डेवलप किया कि स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. टेलर बिलीव दैट इट वाज ओनली थ्रू एन इफेक्टिव यूज ऑफ कंट्रोल. अगेन मैंने बात की थी कि मैनेजर जो है उसके हाथ में डंडा होना चाहिए. बाय स्पेशलिस्ट दैट बेस्ट यूज वुड बी मेड ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इंसेंटिव सरप्लस टू बी शेयर्ड
बिटवीन एफिशिएंट स्टाफ, कि जिसने ज़्यादा प्रोडक्शन दी, जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसको ज़्यादा शेयर मिले, जो इनएफिशिएंट है उसको शेयर कम मिले।